हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 190 अर्नब भारद्वाज शौर्य का प्रतिद्वंदी। शौर्य शंभाला से अद्विका से मिलने मुंबई पहुंच जाता है। यहां आते ही वो अपनी कंपनी और बाकी चीजों का जायजा लेता है। जब वह विराज से बातें कर ही रहा होता है तभी विराज फोन की दूसरी तरफ से किसी को गालियां बकते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। शौर्य ने जब ये सुना तो वो भी भौचक्का सा उसकी तरफ से इस बात पर एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए इंतजार करता है, पर विराज दोबारा फोन की तरफ नहीं देखता और उठकर बाहर निकल जाता है। शौर्य अब भी उसका इंतजार कर रहा होता है। जब वह देखता है कि विराज अब उसके साथ बात नहीं कर सकता है तो वो अपना फोन काटकर अद्विका को लेकर बाहर घूमने के लिए निकल जाता है। आज देश में शौर्य का रुतबा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, पर अब ज्यादा दिनों से मीडिया में उसकी चर्चा ना होने से कई लोग उसे भी चुके थे। इस वजह जब शौर्य बाहर आया तो कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। ऊपर से आज उसने अपने कान के कुंडल गायब नहीं किए थे, जिस वजह से वो खास ही अट्रैक्टिव लग रहा था। शाम के समय बाहर जाते वक्त शौर्य ने अद्विका के कहने पर उसके पसंद के कपड़े पहने थे। उसने आज डेनिम जीन्स और डेनिम शर्ट और उसके नीचे सफेद रंग की टी शर्ट पहनी थी। अद्विका ने भी एक लूज बॉटम जीन्स और क्रॉप टॉप पहना था। दोनों की जोड़ी किसी हॉलीवुड की फिल्मी जोड़े की तरह लग रही थी। शौर्य ने अपनी थार निकाली और सड़क पर उसे दौड़ाने लगा। शौर्य और अद्विका मुंबई के प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड कॉर्नर पर पहुंच गए और यहां चटपटे खाने का स्वाद लेने लगे। शौर्य अद्विका को कई सारी नई बातें बता रहा था और अद्विका उसे ध्यान से सुन रही थी। शौर्य ने फिर उसे शंभाला के बारे में बताया कि कैसे कल्कि भगवान के अवतार के लिए सम्राट परीक्षित ने एक ऐसी जगह को बसाया जो कि आयाम को फोल्ड करके दुनिया से छुपाई गई है। फिर उसने अद्विका को कली और उसके कारण दुनिया में हो रही तबाही के बारे में बताया। जब अद्विका ने ये सुना तो उसने कुछ सोचा और बोली, मुझे मेरी साधना को अधिक मजबूत करना होगा ताकि मैं तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकूं। मैं अपनी साधना को और ज्यादा बढ़ाना चाहती हूँ। ये सुनकर शौर्य भी उससे बहुत खुश हुआ और बोला, अगर तुम अपनी साधना को बढ़ाना चाहती हो तो मैं तुम्हें अजी डायमेंशन के अंदर भेज देता हूँ, ताकि तुम उसके अंदर रहकर अपनी साधना को पूर्ण कर सको। ये सुनकर अद्विका ने अपना सिर नामे हिलाया और बोली, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर साधना नहीं करूंगी, मुझे तुम मेरी आंखों के सामने ही रखोगे। मुझे आजकल तुम्हें खोने का डर लगा रहता है। ये सुनकर शौर्य मन ही मन कहता है, तुम्हारा डर सही भी है, आजकल मुझे कई सारी लड़कियां ऐसी पीछे पड़ी है कि क्या कहूं। शौर्य को ऐसा देख अद्विका को अजीब लगा और बोली, तुमने कुछ कहा क्या अभी? शौर्य हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी बातें सुनकर कुछ सोच रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा। इतना कहकर उसने गहरी सांस ली। अद्विका ने भी उसे नजरअंदाज कर दिया और फिर एक बार चटपटे खाने का मजा लेने में लग गई। उसके बाद शौर्य और अद्विका गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। जब वे दोनों नेशनल हाईवे से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक काले रंग की मर्सिडीज उनके पास से पूरी रफ्तार के साथ गुजर गई। शौर्य ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ किसे मकोड़े थे। जब वो ऐसे ही एज गए तो उन्होंने उसी गाड़ी को एक होटल के बाहर रुकते हुए देखा। उस गाड़ी से एक लंबा चौड़ा लड़का बिजनेस सूट पहने हुए बाहर निकला। जब वो बाहर निकल रहा था तो उसके सूट का पिछला हिस्सा थोड़ा उठ गया और शौर्य ने उसके पीठ पर बंदूक को देखा जिसे उसने अपनी पैंट के पिछले हिस्से में ठूस दिया था। इस समय महाराष्ट्र के इलेक्शन हो रहे थे तो ऐसे समय अपने हथियार साथ रखना किसी भी आम इंसान के लिए अलाउड नहीं था, और ये आदमी अपने साथ बंदूक लेकर कैसे घूम रहा है। शौर्य को किसी गड़बड़ी की आशंका हुई और उसने भी अपनी गाड़ी को होटल के सामने रोक दिया। बगल में खड़ी अद्विका उस लड़के को देखकर हैरान थी। शौर्य ने जब अद्विका की ओर देखा तो उसने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या तुम इसे जानती हो? ये सुनते ही अद्विका होश में आए और बोली, ये तो अर्नब भारद्वाज है, देश का सबसे यंग कारोबारी, पर तुम्हारे आने के बाद तुम सबसे यंग कारोबारी बन गए और ये दूसरे नंबर पर आ गया। शौर्य ने ये सुना तो वो हंसते हुए बोला, अरे इसका मतलब ये मुझसे पहले ही हार चुका है। ये सुनकर अद्विका बोली, ये मजाक का वक्त नहीं है, उसके जितना टैलेंटेड कोई नहीं, वो एक आम इंसान होकर भी बड़े बड़े लोगों को अपने कदमों में झुका चुका है।
ये सुनकर शौर्य बोला, अरे मेरी जान, हमने तो देश झुका दिए हैं, लोगों की लेकर बैठी हो। ये सुनकर अद्विका बोली, हाँ मुझे पता है कि तुम उससे लाख गुना अच्छे और टैलेंटेड हो, पर वो भी तुमसे कम नहीं है। अगर मेरी शादी तुमसे ना होती तो मैं इससे ही शादी कर लेती। ये एकदम सिग्मा टाइप आदमी है, साइलेंट और वायलेंट भी। शौर्य ने ये सुना तो उसका मेल ईगो हट हुआ और बोला, मैं हमेशा मुंह में तंबाकू दबाकर उसकी तरह नहीं बैठ सकता, पर जब मैं वायलेंट होता हूं तो सिर्फ लाशें बिछती है। ये सुनकर अद्विका को हंसी आई और वो बोली, लगता है तुम्हें उससे जलन हो रही है। घबराओ नहीं, वो तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा, ये मुझे पता है। शौर्य ने ये सुना तो उसे थोड़ा अच्छा लगा, फिर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और उतरते हुए बोला, चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारे इस साइलेंट हीरो की अच्छी फिल्म दिखाता हूँ। इतना कहकर वह अद्विका को अपने साथ लेकर होटल के अंदर चला गया। शौर्य ने अंदर आते ही देखा कि अर्नव भारद्वाज लिफ्ट के सामने खड़े होकर उसके नीचे आने का इंतजार कर रहा था और बार बार अपनी गाड़ी की तरफ देख रहा था। शौर्य भी उसके बगल में आकर अद्विका के साथ खड़ा हो गया। लिफ्ट नीचे आते ही तीनों लिफ्ट में चढ़ गए। अर्नव ने शौर्य की ओर एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, पर शौर्य अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उसके साथ ही 6th फ्लोर पर लिफ्ट से बाहर आ गया। लिफ्ट से बाहर कदम रखते ही अर्नव दौड़ते हुए एक कमरे की ओर गया और गुस्से से उसने दरवाजे पर लात मारी, पर दरवाजा नहीं खुला। शौर्य भी उसके पीछे आया और बोला, भाई साहब क्या हुआ है जो आप इस बेचारे दरवाजे पर गुस्सा निकाल रहे हो, कहो तो मैं आपकी मदद कर दूं। शौर्य को उसके काम में टांग अड़ाते देख अर्नव अकड़कर शौर्य से बोला, अपने काम से काम रखो और मुझे मेरा काम करने दो। ये सुनकर शौर्य बड़े मजाकिया अंदाज में बोला, होटल के कमरे के दरवाजे तोड़ना आपका काम है क्या? शौर्य की बात सुनकर अर्नव भड़क गया और उसने एक और लात दरवाजे पर मारी। तभी अंदर से शौर्य ने एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनी। शौर्य को सारा मांजरा समझने में देर नहीं लगी और उसने अर्नव के अगली लात मारने से पहले ही दरवाजे को एक झटके के साथ उखाड़ दिया और कमरे के अंदर दाखिल हुआ। शौर्य ने एक आधे अधूरे कपड़े पहनी लड़की को कोने में दुबक कर बैठा हुआ देखा, जिसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। वहीं पास एक लड़का अपनी अंडरवियर पर उस लड़की के सामने खड़ा था और उसकी ओर बढ़ रहा था। जैसे ही उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखा, वो थोड़ा डर गया और उसकी नजर पीछे खड़े अर्नव पर पड़ी, जो आगे की ओर झुका हुआ था। इसका कारण ये था कि शौर्य ने उसके लात मारने से पहले ही उसे तोड़कर खोल दिया था, जिस वजह से अर्नव की लात चूंट गई और आगे की ओर झुक गया था। अर्नव को देखते ही वो लड़का भी थोड़ा सतर्क हुआ, पर अर्नव के आगे कुछ करने से पहले ही एक गोली की आवाज हुई और वो लड़का नीचे बैठ गया। उसके एक घुटने के बीच गोली मारी गई थी। जब अर्नव ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि ये एक लड़की थी जो उसने उसके सामने खड़े लड़के के साथ देखी थी। अद्विका ने फिर एक बार गोली चलाई और उसका दूसरा घुटना भी गोली मारकर तोड़ दिया। तभी शौर्य ने अपना हाथ उठाया और अद्विका ने अपनी बंदूक नीचे की। अद्विका ने अपनी बंदूक नीचे करते ही वो हवा में गायब हो गई। शौर्य धीरे धीरे चलकर उस लड़के के सामने आया। उसने उसके चेहरे को गौर से देखा और फिर कुछ याद करते हुए बोला, तुम तो देहरादून वाले दास के बेटे हो ना? शौर्य की बात सुनकर वो लड़का गुस्से से बोला, हाँ हूं मैं उनका बेटा, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे पापा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी अर्नव ने आगे बढ़कर उस लड़की को उठाया और अपना जैकेट उतारकर उसे पहना दिया। फिर उसने उस लड़के को देखकर कहा, सैंडी ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी बीवी पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे की? लेकिन वो लड़का आगे कुछ कहता उसकी बीवी यानी वो लड़की गुस्से से अर्नव से बोली, अर्नव तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हें पता भी है इसके पापा कौन है? ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुम्हारे इन पागल दोस्तों ने इस पर गोली चलाई है। शौर्य ने मुड़कर उस लड़की को देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गई। अद्विका ने तुरंत भांप लिया कि शौर्य को इस लड़की पर गुस्सा आ चुका है। उसने शौर्य के कुछ करने से पहले ही मैटर को अपने हाथ में लेना बेहतर समझा और आगे बढ़कर बोली, तुम आंधी हो या बेरी भी हो जो तुम अपने पति को ऐसे कह रही हो? अगर तुम्हें इसके बाप से इतना ही डर लगता है तो उसके साथ इस कमरे तक आने की जरूरत ही क्या थी? क्या तुम कोई बड़ी तोप हो? क्या हो तुम जो अर्नव को तुम्हें बचाने के लिए चिल्ला रही हो? अद्विका की बात सुनकर उस लड़की का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और वो बोली, तुम्हें मैंने यहाँ अपनी मदद के लिए नहीं बुलाया था, तुम खुद यहाँ आए हो। और तू होती कौन हो मेरे साथ ऐसे बात करने वाली? उस लड़की की बदतमीजी देखकर आर्या को भी गुस्सा आने लगा था। तभी एक जोरदार आवाज हुई और वो लड़की टूटी पतंग की तरह उड़कर दीवार से टकरा गई और जमीन पर गिर गई।
शौर्य ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, ऐसी लड़कियों को तो सीधा गोली मार देनी चाहिए, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती है, मानो इन्हें ऐसा लगता है कि ये सब जानती है और बाकी लोग पागल है। अर्णव ने ये देखा तो वो गुस्से से लाल हो गया, पर तभी शोर ने उसे भी एक खींचकर थप्पड़ लगा दिया और बोला, तू क्या सो रहा था जब तेरी बीवी पीठ पीछे इसके साथ यहाँ तक पहुंच गई? पति पत्नी का धर्म होता है कि वो एक दूसरे से कुछ भी ना छुपाए और हर चीज को एक दूसरे के साथ साफ साफ शेयर करे। मुझे बता, तेरी बीवी इतनी रात गए ऑफिस में काम से होटल में मीटिंग करने क्यों जाएगी? अगर तू उसे पहले ही ये बता देता कि ये आदमी सही नहीं है और जो भी बिजनेस की बात है उसे ऑफिस में ही करे। लेकिन तुझे देखकर लगता है कि तेरा और तेरी पत्नी का रिश्ता सिर्फ नाम का रिश्ता है। तभी अद्विका पीछे से बोली, पतिदेव, ये लोग शायद आजकल वो अमीर लोग करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वैसे वाले हैं। फिर भी देखो बेचारा इस बेवकूफ लड़की के लिए यहाँ दौड़ा चला आया और उस लड़की ने क्या किया, उल्टा उसे ही डांट दिया। अब तक सैंडी जो नीचे अपने घुटने पकड़कर बैठा था उसने अपने पिता को फोन लगा दिया था। पापा, मुझे मेरे पैरों में अर्णव ने गोलियां मारी है और मेरे दोनों पैर तोड़ दिए हैं। अब वो मुझे मार डालेगा, पापा मुझे बचा लो। तभी दास ने उस तरफ से कहा, तू वीडियो ऑन कर और अर्णव की तरफ कर, जरा मैं भी देखूं कि वो तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचाता है। मैं उसके खानदान को मिटा दूंगा। तभी वीडियो चालू हो जाती है और सैंडी अर्णव की ओर फोन घुमा ही रहा था कि उसके हाथ से शौर्य ने फोन छीन लिया और दास को देखकर बोला, क्या रहा दास, पहचाना क्या मुझे? मैं अर्णव नहीं, शौर्य हूँ, शौर्य अग्निहोत्री। शौर्य को स्क्रीन पर देखते ही दास के हाथ से उसका फोन नीचे गिर जाता है और वो हड़बड़ाहट में फोन को एक बार फिर उठाकर कहता है, सर आप वहां क्या कर रहे हैं? मेरा बेटा आपके पास कैसे आया? ये सुनकर शौर्य हंसते हुए बोला, नहीं नहीं दास, तेरा बेटा मेरे पास नहीं आया बल्कि मैं उसके पास आया हूँ। वो क्या है ना, तेरा बेटा अर्णव की बीवी को इस होटल के कमरे में लाकर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। वो तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो उस लड़की की आवाज सुनकर मैं अंदर आ गया। शौर्य को बात सुनकर दास के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसके सामने शौर्य था, वो शौर्य जिसने 5 लड़कों को जिंदा जला दिया क्योंकि उन्होंने उसके बहन को फंसा कर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। अब उसका बेटा भी रंगे हाथ शौर्य के हाथ लगा था। इसका सीधा मतलब था कि उसके बेटे का जिंदा बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। दास ने गहरी सांस ली और बोला, सर अगर हो सके तो मेरे बेटे की बॉडी मुझे दे देना, मैं कल ही ये देश छोड़कर चला जाऊंगा। अपने पिता की ये बात सुनकर सैंडी के होश उड़ चुके थे। उसे पता चल गया था कि इसके बाप ने उसे सामने खड़े लड़के के हवाले मरने के लिए छोड़ दिया है। उसकी मौत तय थी। इधर अर्णव ने जब शौर्य के मुंह से उसकी पहचान सुनी तो वो हैरानी से शौर्य को देख रहा था। अर्णव आज तक खुद को बेस्ट कहता था, पर जब से शौर्य ने बिजनेस में एंट्री मारी है उसने सारा बिजनेस ही बदल दिया था। शौर्य के बीसी ग्रोथ की रफ्तार उसके बिजनेस से कई गुना अधिक थी और उसने अपना एम्पायर सिर्फ 6 महीने के अंदर खड़ा की और अपनी कंपनी को दुनिया की टॉप कंपनीज में से एक बनाकर रख दिया। वो शौर्य अग्निहोत्री आज उसके सामने खड़ा था, जिसे वो आज तक अपना प्रतिद्वंदी मान रहा था। वो तो उसके कल्पना से भी परे का निकला था। शौर्य ने सैंडी की ओर देखा और उसके माथे पर बंदूक रखकर बोला, बेटा तेरे बाप को भी मालूम है कि मैं तुम जैसी हरकत करने वाले लड़कों को जिंदा नहीं रखता, तो फिर तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तभी अद्विका ने शौर्य के हाथ को पकड़कर उसे रोक दिया। क्या करना चाहती है अद्विका शौर्य को रोककर? क्या वो शौर्य को उसे मारने से रोकना चाहती है? अब क्या करेगा अर्णव? क्या हुआ है विराज के साथ?